गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आज का टॉपिक उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए पढ़ना होता है। ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो 11th क्लास का बुक है, और एनसीईआरटी का पेज नंबर 31, 32, 33, 34, ये चारों पेज हम लोगों को कवर करना है, जिसमें आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 11th क्लास के लिए है, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक हो गया आपका 11th क्लास का, और 2 टॉपिक है 12th क्लास के फिजिक्स का। तीनों टॉपिक एनसीईआरटी में है, काफी बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। बहुत चीजें आप इससे सीखेंगे इस टॉपिक से। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, और 2 लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का सेटअप, और क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था और क्या रिजल्ट बनाया था, ये हम लोग कर चुके हैं। प्लीज आप पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 को फाइनल कर लेंगे, एक अच्छा सा नोट बनाएंगे अपने हैंड राइटिंग में, खूब अच्छे से नोट, जैसे क्लास में कॉपी पेन लेके, कलर पेन लेके आते हैं और खूब अच्छे से लिखते हैं, वैसे ही घर पे आपको एक नोट बनाना है आपकी अपनी राइटिंग में। आप जस्ट कई लोगों को देंगे, जस्ट यहाँ पे है, ऐप पे ऊपर मटेरियल है, डाउनलोड कर लिए, प्रिंट कर लिए, नहीं, वो इफेक्टिव नहीं होता स्टडी। इफेक्टिव स्टडी है आप बैठें, अपने से इसमें नोट बनाएं, साथ साथ चलते रहेंगे, जैसे जैसे मैं करते रहूंगा वैसे वैसे आप नोट बनाते रहेंगे। अगर लगे कि फास्ट हो गया, वीडियो को स्टॉप कर लें, आराम से लिखें। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 3। लास्ट क्लास मैंने कुछ वर्क दिया था, होमवर्क दिया था कि आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 31, 32, 33, 34 रीडिंग करना था, पूरा रीडिंग करना था। मैं उसको डिस्कस करूंगा। 2 पेज तो हो गया है, 9 पॉइंट हो गया। 10 पॉइंट में रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने अपना सेटअप बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट बनाया, और जो रिजल्ट उन्होंने बनाया उससे फाइनल कंक्लूजन, उन्होंने फाइनली क्या कंक्लूजन किया वो आज डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए था, और 3 पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जस्ट स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि एटम कंटेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये 9th क्लास में भी हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था कि साइंस के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे। एटम कंटेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन। तो इतना आसान सा, ये हम लोग 9th क्लास में भी सीखते थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट। नेक्स्ट वो बोले कि ऐसा करिए कि अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो अब अगर एटम का मास लिखना होगा तो कैसे नोट करेंगे। तो छोटा छोटा ऐसे देखिए, आपने बोला कि एटम, जो एटम बना हुआ है वो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। रदरफोर्ड बोले कि ऐसा करेंगे कि आप इन तीनों का अब मास जोड़ लेंगे। जैसे अगर आपको मास ऑफ एटम पढ़ना होगा कि एटम का मास ऑफ एटम, तो आप बोलेंगे कि इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। नोट कर लीजिए, मैं समझाता हूं, आप नोट करेंगे ना, नोट करें, मैं बताता हूं।
अब उसके बाद रदरफोर्ड बोले कि देखिए आप जो मास ऑफ एटम ऐसे पढ़ रहे हैं, मास ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपने बोला मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो बोले कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, वेरी लो कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपेयर में बहुत स्मॉल है। सो आप यहां पे नेग्लिजिबल कर लेंगे। नेग्लिजिबल का मतलब वेरी वेरी लो, बहुत कम डाटा, बहुत कम। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपेयर में। हटा सकते हैं आप इसको। सो फाइनली वो बोले कि मास ऑफ एटम नियरली द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। नियरली है, ये साइन नियरली होता है, ये इक्वल होता है। एक साइन ऐसे हम लोग यूज करते हैं इक्वल, और एक साइन ऐसे यूज करते हैं, तो इसका मतलब नियरली है, नॉट एग्जैक्टली। मतलब ये बहुत कम है, इसको मैंने हटा दिया तो नियरली इसके बराबर हो गया। मास ऑफ एटम आप बोल सकते हैं कि नियरली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये तो बैठे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कुछ चीजें 9th क्लास का हम लोग यहां यूज करेंगे। आप जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं। और फाइनली उन्होंने बोला कि होल मास ऑफ एटम नियरली सेम एज द मास ऑफ न्यूक्लियस। और कल आप देखे थे न्यूक्लियस कितना छोटा था, न्यूक्लियस कितना स्मॉल न्यूक्लियस। तो लास्ट क्लास आपने पढ़ा था, ऐसे बोला था कि इतना बड़ा न्यूक्लियस एटम है 5 किलोमीटर, जो 5 किलोमीटर का इतना बड़ा एटम होता है। आपने लास्ट क्लास बताया था कि एटम बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस एकदम छोटा सा, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे छोटा सा बना करके इसके अंदर प्रोटॉन लिखना हो तो प्रोटॉन लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन लिखना हो न्यूट्रॉन कर लेंगे, एकदम छोटा सा न्यूक्लियस। सो ऐसे कर लें, प्रोटॉन ऐसे बना लेंगे और यहां न्यूट्रॉन कर लेंगे, ऐसे छोटा सा कर लेंगे। यह है न्यूक्लियस। सो आप जानते हैं ये एटम 1 लाख टाइम बड़ा होता है। 1 लाख। आप लास्ट क्लास आप पढ़े हुए हैं कि रेडियस ऑफ एटम का रेडियस होता है नियरली 10 पे पावर 5 टाइम द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। 1 लाख गुना बड़ा होगा एटम कंपेयर टू द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, यहाँ एटॉमिक मॉडल क्या है? एटॉमिक मॉडल उन्होंने इस मॉडल को बना के बोला कि देखिए मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, जैसे एटम का मास में ये तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं बट ये नेग्लिजिबल है। तो मैक्सिमम मास जो होता है वो मैक्सिमम मास ये लोग, इन लोग का एडिशन है। तो रदरफोर्ड का मॉडल में सेकेंड पॉइंट में ये नोट करना था कि मोस्ट मास ऑफ एटम वॉज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, क्योंकि एटम इतना बड़ा एटम है। बट अभी आपने बोला कि मास ऑफ एटम नियरली सेम है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के मास के बराबर रहा। तो उन्होंने बोला स्टेटमेंट कि मोस्ट मास ऑफ एटम, इतना बड़ा एटम है, खूब बड़ा एटम है, बट उस एटम का मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ एटम, वो सेंटर पे कंसंट्रेट करेगा। उसी सेंटर को उन्होंने न्यूक्लियस बोला। यहीं से हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कि एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं, एकदम बीचों बीच रहेंगे। और वही पूरे एटम का जो मैक्सिमम मास को कंट्रीब्यूट यही लोग करेगा न्यूक्लियस। जो आप देख रहे हैं मास ऑफ एटम मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर है। इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है ना, छोटा सा होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि नाउ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ये स्टेटमेंट था कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस करेंगे हम लोग। सो आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करके आप लिखेंगे कि एटम का मास नियरली सेम एज द मास ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। आप नोट करेंगे ड्राइंग बना करके और बोलेंगे द मास ऑफ एटम
concentrated at center. At the center of atom. Which was called nucleus, जिसको न्यूक्लियस कहा गया था। तो यही से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि उस सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और उसी सेंटर पे मेजर मास, पूरा एटम का मास यही सेंटर पे कंसंट्रेट करेगा। और यहां पे ब्रैकेट में लिख लेंगे 9th क्लास का, न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये था रिजल्ट। ये तो हो गया सेकेंड एटॉमिक मॉडल। कितना इजी सा कि एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर पे रहेगा और यही होल एटम के मास को कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि मास ऑफ एटम नियरली सेम एज द मास ऑफ न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस सेंटर पे है बहुत छोटा। जो लास्ट क्लास आप देखें कि 5 किलोमीटर का अगर स्टेडियम आप बना रहे हैं 5 किलोमीटर रेडियस का, तो उसके अंदर एक क्रिकेट बॉल, बीच में एक क्रिकेट का बॉल ऐसे रखेंगे, उस जैसा आपका न्यूक्लियस होता है। सोसाइटी में लिखा हुआ था, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे हम लोग। तो फर्स्ट लॉ यही था इनका कि एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक, अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो सेंटर पे रहेगा, उस सेंटर को न्यूक्लियस बोला गया, और होल एटम के मास को कंट्रीब्यूट यही करता है, न्यूक्लियस करता है। मोस्ट ऑफ द मास, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। तो ये सेकंड मॉडल था, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा। सो आप नोट करेंगे एंड देन मैं इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रदरफोर्ड का रिजल्ट जो था मॉडल है एटॉमिक मॉडल में, थर्ड पॉइंट आपको डिस्कस करना था फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब ये आप जानते हैं कि ये एटम हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज आप जानते हैं कि प्लस जेडी, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये है न्यूक्लियस ऐसा। अब हमें इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस करना था। न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है कंटेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, रदरफोर्ड अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन के लिए बताए थे। ठीक है, इससे पहले थॉमसन मॉडल, जो हम लोग 9th क्लास में थॉमसन मॉडल था, तो थॉमसन मॉडल में ऐसे हम लोग पढ़ते थे। थॉमसन मॉडल जो था उस मॉडल में हम लोग को जस्ट वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग मॉडल है, बट हम लोग को जो 9th 10th क्लास में पढ़ाया जाता था कि ऐसे बताया जाता है कि थॉमसन मॉडल जो है वो आपका तरबूज की तरह है। जैसे आप तरबूज, हम लोग घर में तरबूज ऐसे काटते हैं तो एकदम पूरा रेड कलर के अंदर जो होता है, रेड कलर जो फ्रूट है उसके अंदर जस्ट ऐसे जो सीड्स लगा रहता है, ऐसे ब्लैक सीड्स, ये सीड्स, ये जो तरबूज के जो सीड्स, जो बीज रहता है तरबूज का, वो तरबूज का बीज जैसा इलेक्ट्रॉन होता है। ये पुराना मॉडल है, ये रॉन्ग है। ये जो रदरफोर्ड सबसे बेस्ट मॉडल है, वहीं पे हमें वर्क करना है, उन्हीं के लिए खूब सारा क्वेश्चन, उन्हीं के लिए रिजल्ट पढ़ना है। बट उससे पहले 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में हम लोग को ये सिखाया जाता था कि जो थॉमसन का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, वो जस्ट तरबूज की तरह होता है। तरबूज काटेंगे ऐसे तो पूरा रेड फ्रूट रहेगा, और अंदर में जो होता है ब्लैक सीड्स, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीड्स का, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, सब रैंडमली ऐसे सीड्स लगे रहते हैं। तो वो उसी को इलेक्ट्रॉन बोला गया था वो मॉडल, बट वो तो फेल मॉडल था, वो सही नहीं था। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पोजिशन, ठीक है, अब ये जानते हैं कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर, न्यूक्लियस के बाहर रहेगा। तो ऐसे सोचा इन्होंने, इस तरह सोचा कि ये है न्यूक्लियस, ये प्लस जेडी न्यूक्लियस है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस हो गया। वो सोचे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर रहेगा। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आप करेंगे, इसके ऊपर चार्ज हो गया -1। सो बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर, एटम के अंदर ये जो बाउंड्री है उसके अंदर, और न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन कहीं यहां रहेगा। ऐसे सोचे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे, बोले इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा।
बट जैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन को वहां ऐसे छोड़ दीजिएगा, स्टैटिक छोड़िएगा, तो स्टैटिक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस जगह रहेगा, और अगर सोच रहे हैं आपके रेस्ट में रहेगा, तो रेस्ट में रखिएगा तो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस एंड माइनस चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे खींच लेगा उसको। इस तरह तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जस्ट न्यूक्लियस के जंप कर जाएगा। तो वो सोचे कि वो इस फोर्स को बैलेंस करना है, इस फोर्स को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्टेबल है, ये यहां पे रहेगा, और अगर आप उसको छोड़ देंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तब तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और वो इसको पुल कर लेगा और पुल करके जस्ट न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। इस तरह तो एटम अनस्टेबल होगा। तो तुरंत ऐसे उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया, बोला कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहा, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट रहा, पहले सोचे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोल देता हूं वैसे ही थॉमसन मॉडल की तरह कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर, एटम के अंदर वो रहेगा, रेस्ट में घूमते रहेगा, ऐसे रेस्ट में रहेगा, सोचे। बट तुरंत लगा कि अगर ऐसा रेस्ट में रहेगा तब तो ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और वो तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। तब उन्होंने थोड़ा करेक्शन किया, बोला कि वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट ऐसे रिवॉल्व करते रहेगा, वो न्यूक्लियस के अबाउट ऐसे घूमते रहेगा, और जब ये घूमेगा तो इसका सर्कुलर मोशन के चलते एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो m और v² होता है, वो इसको बैलेंस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट उनको आया प्लैनेटरी मोशन से, क्योंकि जो प्लैनेटरी सोलर सिस्टम जो पढ़ते हैं आप 9th क्लास में, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, 11th में भी ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन काफी डिटेल में पढ़ना हम लोग को। तो जो प्लैनेटरी सिस्टम, जो सोलर सिस्टम इस मॉडल से बहुत पहले का मॉडल। सोलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में कि जो सोलर सिस्टम में सन माना जाता है सोलर सिस्टम का, ये पेरेंट है, और जो भी प्लैनेट है, अर्थ है, वो सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते रहता है, ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F ग्रेविटेशनल, और इधर जो होगा mv² से बैलेंस हो जाएगा। इस तरह वो प्लैनेट गिरेगा नहीं, ये ग्रेविटेशन और सर्कुलर मोशन के mv² से बैलेंस हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इन्होंने उठाया था वही प्लैनेटरी सिस्टम का, सोलर सिस्टम का। एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब पूरा एक लाइन मेंशन किया हुआ है कि पहले सोचे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा, फिर सोचे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तब तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो अंदर गिर जाएगा। फिर उनको तब समझ में आया कि क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन का मोशन को हम लोग प्लैनेटरी सिस्टम से रिलेट कर लें, क्योंकि प्लैनेटरी सिस्टम में भी अगर ये प्लैनेट रेस्ट में रहेगा, सोचिए कि अगर ये प्लैनेट रेस्ट में रहा तो सन के ग्रेविटी के चलते अंदर गिर जाएगा। तो रेस्ट में ना होकर के ये क्या करता है कि सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन में इस साइड एक फोर्स है mv²r, ये इसको बैलेंस कर देगा। ये तो पुराना मॉडल है, ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत पहले का था। तो उन्होंने यहीं से कॉन्सेप्ट उठाया और ये कॉन्सेप्ट यहां पे फिट कर दिया। बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ या क्लोज पाथ, so that the electrostatic force of attraction on electron balance with centrifugal force on electron। ये इस साइड का फोर्स और उस साइड का फोर्स बैलेंस कर जाएगा। तो ये नेक्स्ट मॉडल बना इनका कि इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा, कंफर्म है, न्यूक्लियस के बाहर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, बट रेस्ट में। अगर आप रेस्ट करिएगा, यहां रेस्ट करिएगा, तब तो ये गिर जाएगा, प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वो तो गिर जाएगा। तो रेस्ट नहीं करना है इलेक्ट्रॉन को, यहां रेस्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अबाउट ऐसे रिवॉल्व करेंगे, इसको घुमाइए, इसको रिवॉल्व करने दीजिए। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mv²r ये बैलेंस करेगा। तो ये था थर्ड पॉइंट, और इसको हम लोग लिखेंगे। आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, और वो रेस्ट में नहीं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा
अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड। ये स्पीड जो होता है वो वेरी हाई स्पीड कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। आप जस्ट अभी स्टेप लिखते रहिएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वेरी हाई स्पीड, कितना स्पीड है वो सब पढ़ना है आपको, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन अ क्लोज पाथ। इस पाथ को बाद में जाके बोला गया कि ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट बोला गया, ठीक है। और इस तरह रिवॉल्व करेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन सॉरी बैलेंस विथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो आप ड्राइंग करेंगे, समझेंगे, ये फिगर भी बनाना है। आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इनसाइड द एटम रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। फिगर ड्रॉ करिए, नोट करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिखा हुआ है। आपको रीडिंग करने के लिए मैंने बोला था कि आप पेज रीड कर लेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी पहले फाइनल करेंगे, फिर हम लोग आईटी का, मेन का और एम्स के पैटर्न तक जाएंगे कि हाँ रदरफोर्ड में और क्या हमें सीखना है जो कि हमें एकदम डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे। अभी तो स्कूल का फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूल, एनसीईआरटी ये सबसे बेस्ट बुक है। एक एक लाइन रीडिंग करिए आप, मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा आपको, नोट करेंगे आप इसको। ड्रॉ करिए फिगर, फिगर ड्रॉ करके अपने से लिखें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus with very high speed. Speed in closed path. सर्कुलर पाथ भी खोज सकते हैं। बाद में इसको ऑर्बिट बोला गया था, आप ब्रैकेट में इसको सर्कुलर पाथ को कॉल्ड ऑर्बिट भी लिख सकते हैं। सो नोट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विथ वेरी हाई स्पीड। स्पीड बहुत ज्यादा होता है, हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है इन क्लोज सर्कुलर पाथ। ऐसे क्लोज पाथ कर लेंगे, क्लोज पाथ में दिखाएंगे, देखिए ग्रीन कलर क्लोज पाथ है, यहां लिखे इन सच दैट the electrostatic force of attraction on electron electrostatic force of attraction on electron on electron balance with the centrifugal force. So mv square by f, centrifugal force लिख लेंगे mv square, centrifugal force of circular motion। ये पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने लिया था सोलर सिस्टम से। यहां पे ब्रैकेट में यहां लिख देंगे कि सेम एज सोलर, सेम एज प्लैनेटरी मोशन। सो प्लैनेटरी मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में, वही कॉन्सेप्ट लिया गया था, सेम कॉन्सेप्ट लिया गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया था प्लैनेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया था। तो ये ड्राइंग करना है, ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें आपको प्रेजेंट करना हो स्कूल के एग्जाम में तो आप ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना के आपको फिर स्टेटमेंट लिखना है।
सोलर सिस्टम में आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह आप दिखा सकते हैं कि आप 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़े हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हम लोग सोलर सिस्टम में ऐसे पढ़े थे कि सन और यहां पे कोई भी प्लैनेट हो, एनी प्लैनेट, सन और कोई प्लैनेट के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे, और ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ विथ स्पीड v, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लीजिए r है, और यहाँ पे मास मान लीजिए सन का मास अगर मैं m1 ले रहा हूँ, यहाँ m1 ऐसे ले रहा हूँ, और यहाँ मैं मास ले रहा हूँ प्लैनेट का मास m2 है। तो आप पढ़ते थे 9th क्लास में पढ़ते थे कि ये दोनों के बीच में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है g m1 m2 और डिवाइड बाय r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स बैलेंस करेगा इस साइड में m का मतलब मास m2 और v स्क्वायर बाय r, ये फोर्स बैलेंस करते थे आप ये, और ये प्लैनेट सर्कुलर पाथ में स्टेबल ऑर्बिट में घूमते रहेगा। ऐसे ये 9th क्लास का है, आगे 11th क्लास में चेंज हो जाएगा। साइंस जो है जैसे जैसे आप हायर स्टडी करेंगे, 9th से आप 10 में गए, 11th में गए, तो ये चेंज कर जाएगा। 9th में हम लोग पढ़ते थे कि सर्कुलर पाथ, प्लैनेट है, सन है, सर्कुलर पाथ ऐसे घूमते रहेगा। 11th में ये चेंज कर जाएगा, इलिप्टिकल पाथ आ जाएगा। तो अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, अभी 11th का नहीं, अभी जस्ट समझिए कि क्या था फोर्स बैलेंसिंग। ये फोर्स को बैलेंस करने का लॉ था कि ये प्लैनेट जो है एकदम बैलेंस करते हुए सॉरी ये रिवॉल्व करते रहेगा, और जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाई r स्क्वायर, इधर सॉल्व करेंगे m2 v स्क्वायर बाई r, देखिए फोर्स बैलेंस हो गई। ये प्लैनेटरी मोशन हो गया, ये सोलर सिस्टम का मोशन हुआ। ये पुराना मॉडल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत पहले का ये मॉडल है। सो रदरफोर्ड ने एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया, एकदम सेम, बोले कि ये न्यूक्लियस हो गया, सन की जगह न्यूक्लियस, प्लैनेट की जगह इलेक्ट्रॉन कर दी, बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और इधर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, फोर्स बैलेंस कर दीजिएगा। जैसे प्लैनेट है एकदम आराम से स्टेबल ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहता है, सन अर्थ भी तो सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगा रहे, 1 साल लगता है पूरा चक्कर लगाने में, बट स्टेबल है अर्थ अपने ऑर्बिट में स्टेबल है। 1 साल में 365 डे में एक चक्कर ऐसे लगा दिया। तो उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहां पे फिट कर दिया, कि लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि सोलर सिस्टम, प्लैनेटरी मोशन, वही कॉन्सेप्ट उठा के वहां फिट कर दिया। तो उसका बेस जो है वो प्लैनेटरी सिस्टम है। आप पहले ये 9th क्लास समझ लें, फोर्स बैलेंस है, स्टेबल है, प्लैनेट रिवॉल्व करते रहेगा, और अब यही कॉन्सेप्ट वहां लगा देंगे। चलिए, ये है आपका ग्रेविटेशन, ये है सोलर सिस्टम। बढ़िया सोलर सिस्टम लोअर क्लास के लिए, 11th क्लास में ये चेंज हो जाएगा, पाथ इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा, वहां कैपलर लॉ आएंगे, वो सब चेंज कर देंगे हम लोग। तो अभी जानिए, जो 9th क्लास पढ़े थे वो जानिए, और इसी 9th क्लास को 11th क्लास में यहां आप उसको अप्लाई कर दीजिए आप, और आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। उसमें सारा लाइन लिखा हुआ है, जो मैं समझा रहा हूं, एक एक लाइन लिखा हुआ कि ये इस तरह से उन्होंने अपना प्लानिंग बनाया, और सेम ये मॉडल एटम पे लगा दिया उन्होंने। ये प्लस जेडी को उन्होंने बोला कि ये मेरा न्यूक्लियस है, और ये वो बोले कि यहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा विथ स्पीड v, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लीजिएगा r, सर्कुलर ऑर्बिट, आप ऑर्बिट बना लेंगे, ये ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट होगी। अब आप फोर्स को बैलेंसिंग करेंगे, यहां जो फोर्स बैलेंस करेंगे, ये प्लस और माइनस, ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नहीं जानते हैं, और यहां पे है ये फोर्स हुआ m v स्क्वायर बाई r, ये फोर्स नहीं जानते, मैं बताऊंगा, आप लिख लेंगे, मैं बताऊंगा। तो ये था एटम,
वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है रिवॉल्व करना, सेम कॉन्सेप्ट, यही चीजें वहां पे लगा दिए थे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेम चीजें यहां लिखेंगे, फ्रॉम फोर्स बैलेंस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है वो मैं वहां लिखते रहा हूं, ये नया है बट आएगा रोज, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा जरूर। आपके लिए नया है, मैं बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी में भी है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए ये होता है 1/4πε0, ठीक है। अब ये सारे नए हैं, आप 10th क्लास जस्ट पास किए हैं, ये कोई टर्म नहीं जानते कि 1/4πε0, बट आप जान जाइएगा, वेट करिए अभी, ठीक है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जेडी, एक चार्ज, देखिए एक चार्ज जेडी, दूसरा चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई, और डिवाइड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा m और v²/r। यह है फोर्स बैलेंस का इक्वेशन। टर्म क्या है मैं डिस्कस करूंगा। फिर से मैं साइड में आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो साइंस में ऐसे लिखा जाता है 1/4πε0, चार्ज q1 नेक्स्ट चार्ज q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एनसीईआरटी में थोड़ा और छोटा कर दिया है, बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होता है k का मतलब कांस्टेंट, यही कांस्टेंट है 1/4πε0, q1 q2 और डिवाइड बाई r², ऐसे लिखा हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रोज का काम है आपको जानना है, चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, तो q1 q2 r², देखिए दोनों के डिस्टेंस में r² और mv²/r। ये है फोर्स बैलेंसिंग, आपको जानना है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है बट इसका मीनिंग आपको जानना है 1/4πε0। मैं वैल्यू बता दूंगा, ε0 क्या है वो भी लिखवा दूंगा, आप नोट करेंगे। और अगर आप एक आर दोनों साइड से कैंसिल करेंगे और छोटा हो सकता है, mv², एक आर कैंसिल करेंगे तो ये हुआ Ze², 4πε0 आर होगी। एक आर कैंसिल करिए, mv²/4πε0 Ze/r। अच्छा, एक हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे आप, दोनों साइड हाफ से कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा आगे जरूरत पड़ेगा आपको। सो हाफ mv²। सो जैसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, Ze² डिवाइड बाई 8πε0r, हाफ से इधर हाफ से उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास है m, ये इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी, इसको आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आगे जरूरत पड़ेगा, जो कि ऐसे ही बनाया जाता है कि फोर्स बैलेंसिंग, आर कैंसिल, नाउ लेफ्ट साइड mv², हाफ से लेफ्ट हाफ से राइट कर लीजिए। सो मल्टीप्लाई करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Ze² by 8πε0 ओके। ये था। अब मैं टर्म बता देता हूँ इसमें क्या है आपका 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, यूनिट क्या है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको, उसमें जरूरत पड़ेगा आपको, तो आप नोट करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। सो जो आप देख रहे हैं 1/4πε0,
ये एक कांस्टेंट टर्म होता है, ये एक कांस्टेंट है। एनसीईआरटी में जैसे इसको के लिखा हुआ, के फॉर कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये आप वैल्यू रख लेंगे यूनिट और डायमेंशन के साथ। पाई तो आप जानते होंगे मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो आप पाई लिख लेंगे 3.14 22/7। ये तो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट हुआ। और एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट भी आपके लिए नया है, वो भी एक कांस्टेंट है। आगे कई बार आएगा बट ये नया है आपके लिए, 9th 10th में नहीं था। सो एप्सिलॉन नॉट को आप बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। सो आप लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है 8.85 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो आप नोट कर लीजिएगा वैल्यू, ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ बट आपको तो जानना है, अभी बहुत चीजें जानना है। एनसीईआरटी से हम लोग 20 टाइम ऊपर रहेंगे। पहले तो एनसीईआरटी को पूरा कर लेते हैं ना हम लोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो जो लिखा हुआ एक एक लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं, एंड देन उसके बाद उससे 20 टाइम हाई रखें। हो गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम कंप्लीट। एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब लोग जानते थे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और मोस्ट मास ऑफ एटम, तो एटम का मेजर मास है वो सारा न्यूक्लियस में बैठे रहे, वो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, उसी को न्यूक्लियस बोला उन्होंने। और इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वही मॉडल इलेक्ट्रॉन पे लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, ऐसे घूमते रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। फोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखना है। ये फोर्स को आपने बैलेंस किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मीनिंग क्या है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। आगे कई बार आएगा, आप फर्स्ट टाइम नोट कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं 11th क्लास में, आगे बट बहुत यूज होगा। तो ये हुआ मॉडल। नेक्स्ट एनसीईआरटी में है डिफेक्ट या ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या एटॉमिक मॉडल का डिफेक्ट क्या है। तो डिफेक्ट मैं कर देता हूं, बाकी एनसीईआरटी में और छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं डिस्कस करता हूं। फिर जब रदरफोर्ड एनसीईआरटी खत्म होगा तो मेरा शुरू होगा एम्स के लिए और आईटीआई एडवांस के लिए। ड्रॉबैक एनसीईआरटी में लिखा हुआ ड्रॉबैक या डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें मेजर डिफेक्ट, जो एक डिफेक्ट मेजर डिफेक्ट है, मैं पहले आपको समझा देता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, ठीक है। सो देखिए डिफेक्ट क्या था, डिफेक्ट स्टेप बाय स्टेप लिखिए, नहीं समझिए पहले। प्लस जेडी ये न्यूक्लियस है और रदरफोर्ड ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। आप समझेंगे, फिर मैं नोट करवा दूंगा आपको समझना है अभी, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस कह रहा हूं, ठीक है। सर्कुलर पाथ उन्होंने बोला कि ऐसे रिवॉल्व करेगा। ये है आपका स्पीड v और ये है रेडियस r और ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, ठीक। स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहेंगे तब। ये मैं हटा दूं, ये हेडिंग आप नोट कर लेंगे और उसको नोट नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए, मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिगर बना कर समझाता हूं, उसके बाद नोट कर लेंगे हम लोग।
सो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ड्रॉबैक और डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये आता है स्कूल में, लिखने के लिए आता है, 2 नंबर में आएगा आपको। सो आप कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी वेट करिए, अभी समझिए। रदरफोर्ड का लास्ट मॉडल जो आपने लास्ट अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक, जब आप 11th क्लास में आएंगे और फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ये जो न्यूक्लियस के अराउंड या कोई भी पाथ जो अगर ये सर्कुलर पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड v है आपका, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है r है, तो सर्कुलर पाथ जब चलेंगे, मूव करेंगे, तो एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक एक्सेलरेशन आना ही, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन में ऐसे तो होता है 2 एक्सेलरेशन, बट अभी नहीं, अभी 2 पे मत जाइएगा, अभी एक एक्सेलरेशन सिंपल बात करना है, वो आएगा इसमें an करके आता है, an इज इक्वल टू v²/r। जस्ट समझे रहे आप, मैं सब बताऊंगा आपको। सो इसको हम लोग बोलते हैं द नॉर्मल, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जानते हैं आप। जब आप 11th क्लास के फिजिक्स में एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन, वहां जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको वहां पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, सर्कुलर पाथ में चलने से एक्सेलरेशन आ जाएगा। भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा फिर भी इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, वो प्रॉपर्टी है सर्कुलर मोशन का, एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, आप देखेंगे नेक्स्ट। सो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेलरेटिंग हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेशन है। और क्या है? ये चार्ज पार्टिकल है, ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर एक्सेलरेशन है, वो एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और चार्ज पार्टिकल है, और ये मोशन कर रहा है, ठीक है। देखिए यहां से डिफेक्ट शुरू हुआ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये क्लियर है? बताइए, ये तो मॉडल हो गया सोलर सिस्टम वाला, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चलेगा तो श्योर उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, एकदम एक्सेलरेशन आना ही है, भले ही स्पीड कांस्टेंट रहेगा, बट 11th क्लास का टॉपिक है, उसके बॉडी में नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इन मोशन, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मोशन में है। बस यहीं पर डिफेक्ट शुरू हुआ, ठीक है। सो न्यूटन से पूछा गया कि सर्कुलर पाथ, तो बोले हाँ। पूछा गया कि आपका सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन होगा, भले ही स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो बोले हाँ। तो उनसे पूछा गया क्या आपका इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, तो बोले हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, चल रहा है, तो बोले हाँ। बस मैक्सवेल इसको पकड़ लिए। एक मैक्सवेल थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट। मैक्सवेल का कैटेगरी जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन के रेंज में आते हैं। वो जो ग्रुप आता है, ग्रुप ए, सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, जो सबसे साइंस को जो चेंज कर दिया, नए नए कॉन्सेप्ट आइडिया। मैं पढ़ना आपको मैक्सवेल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बड़ा थ्योरी है उसका। आपको सिर्फ आपके सिलेबस में 10% पढ़ना है, 90% आप एमएससी में जब जाएंगे वहां पढ़ेंगे, बट 10% ही बहुत सारा चीजें उसमें। तो मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। वो रदरफोर्ड से पूछे कि क्या आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग है, मोशन में है, तो बोले हाँ है। बस यहां से गड़बड़ शुरू। अब वो मैक्सवेल बोले तब तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये एक्सेलरेटिंग है तो श्योर अपना एनर्जी, वो बार बार एनर्जी इमिट करेगा, बार बार एनर्जी इमिट करते रहेगा। और जब एनर्जी इमिट करेगा तो इसके पाथ का रेडियस छोटा होते जाएगा। फिर यहां आया, फिर एनर्जी इमिट किया, और इसके पाथ जो होगा रेडियस छोटा होते जाएगा, बार बार एनर्जी इमिट करते करते वो टकरा जाएगा। तो ये एक बड़ा सा डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट कि मैक्सवेल ने इस डिफेक्ट को पकड़ा।
उन्होंने पूछा रदरफोर्ड से कि क्या आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग है? यस, एक्सेलरेटिंग है। क्या चार्ज है? हाँ, चार्ज है। मोशन में है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है? तो बोले हाँ कर रहा है। बस वो बोले कि अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा तो श्योर उसके बॉडी से कंटिन्यूअसली लगातार इसमें से एनर्जी इमिट करते रहेगा, और जब एनर्जी अगर ये लॉस करेगा तो इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस धीरे धीरे घटते 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 स्पाइरल होते होते जाके न्यूक्लियस से टकरा गया। और वो बोले भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड, इतना ही टाइम में जाकर टकरा जाएगा। और जब टकरा जाएगा तो न्यूक्लियस तो अनस्टेबल हो जाएगा, एटम ही पूरा अनस्टेबल हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया। तो रदरफोर्ड बोले कि अच्छा ठीक है, तो वो सोलर सिस्टम कैसे स्टेबल है? वो पूछे कि ठीक है, ये मेरा मॉडल गड़बड़ हो गया, तो सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, ये तो बोल देंगे हजारों लाखों साल से ये सिस्टम चला आ रहा है, ये कैसे स्टेबल है? वो तुरंत रदरफोर्ड उनसे पूछे कि ये जो आप बात करते हैं कि ये सन है और ये अर्थ ही है, अर्थ पे हम लोग जहां बैठे हैं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सोलर सिस्टम में ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि 365 डेज में ये पूरा ऐसे चक्कर लगा लेता है और ये लाखों साल से स्टेबल है, ये क्यों नहीं स्पाइरल बना रहा है, ये क्यों नहीं ऐसे कर रहा है? तो ये भी तो बोल रहे हैं कि ये मोशन है, एक्सेलरेटिंग है, ये एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटिंग हुआ, मोशन है और मोशन कर रहा है, तो ये क्यों नहीं ऐसे जाके गिर जा रहा है? तब मैक्सवेल बोले कि एक्सेलरेटिंग है, सही है, मोशन है, सही है, बट ये चार्ज नहीं है। तब मैक्सवेल बोले कि ये चार्ज नहीं है भाई, ये न्यूट्रल है। अर्थ क्या है? ये अर्थ एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल अर्थ में कहां चार्ज है? ये बोले कि ये जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगता है एक्सेलरेटिंग सिस्टम पे और चार्ज सिस्टम पे। तब मैक्सवेल बोले कि देखिए इसकी बात मत करिए, क्योंकि ये अर्थ और सन न्यूट्रल बॉडी है, और न्यूट्रल बॉडी एक्सेलरेटिंग बॉडी चलेगा तो कोई रेडिएशन नहीं है, कुछ नहीं इमिट करेगा, अपने पाथ में चुपचाप घूमते रहेगा। बट आपका बॉडी, आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेटिंग, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये है एक्सेलरेटिंग के साथ साथ क्या है? चार्ज पार्टिकल। और साइंस बोलता है कि जब एक्सेलरेटिंग चार्ज मूव करेगा तो लगातार कंटिन्यूअसली इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा इसका पाथ रेडियस घटना शुरू हो जाएगा और फाइनली हिट कर देगा न्यूक्लियस को। ये मॉडल, सो रदरफोर्ड का मेजर डिफेक्ट ये मैक्सवेल ने ये खोजा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। अब ड्राइंग करें हम लोग, स्कूल में भी एग्जाम में प्रेजेंटेशन होगा तो आप ड्राइंग कर करके एकदम आराम से ड्राइंग कर करके फिर लिखेंगे। आप प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीधे लिख लेंगे कि मैक्सवेल ऐसे डिफेक्ट, वो डिफेक्ट, ऐसे स्टेटमेंट नहीं, प्रेजेंटेशन फिगर से प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। ये प्रेजेंटेशन का आइडिया आपको लास्ट आईएएस का ऑफिसर भी बनना होगा, वहां भी काम करेगा। ये कोई भी चीज़ों को आप जस्ट अपना जो टीचर के सामने आप प्रेजेंट करते हैं, आप अपने आंसर को दिखाते हैं, फिगर इंपॉर्टेंट होता है। आप ड्राइंग देकर प्रेजेंट करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका अलग इफेक्ट होता है भाई, उसका मतलब होता है आपको बहुत चीजें आता है, आप साइंस के एकदम एक एक लाइन को जानते हैं। तो अब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, देन उसके बाद लाइन हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, बट प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अब बनाएंगे डिफेक्ट में, ये प्लस जेडी कर लेंगे और ऐसे स्लो स्लो एकदम आराम से ऐसे चलते रहेंगे। आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है, स्पीड v है और रेडियस r। ये सर्कुलर पाथ है, मूव कर रहा है। ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक, इधर आप दिखाना चाहें तो बना सकते हैं, इधर जो फोर्स हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बैलेंस कर सकते हैं mv²/r से, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट, फिर से ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग खूब करें, खूब ड्राइंग से आप साइंस को खूब अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, आप किसी को बता पाएंगे ड्राइंग से कि हाँ मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ। सो मास यहाँ पे करेंगे ऐसे,
अब यहां पे आप लिखेंगे कि ये एक सर्कुलर मोशन है। भले ही आपका स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो, अगर आपका स्पीड कांस्टेंट भी रहे, कांस्टेंट स्पीड से भी चले, कई लोग बोलते हैं स्पीड कांस्टेंट है तब तो एक्सेलरेशन जीरो, नहीं, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, इसमें दो एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल और नॉर्मल। वो आप आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स में बड़ा आसान है, हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स टॉपिक में। अभी आप बात करेंगे कि एन इज अ नॉर्मल एक्सेलरेशन। फॉर सर्कुलर मोशन, सो आप नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रेजेंट करेंगे और एन का वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई आर। सो सर्कुलर मोशन में यहां पे एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट, देखिए, अब आप यहां पे ऐसे लिखेंगे, फिर से एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्लो एकदम इजी वे में ऐसे लिखना है। इलेक्ट्रॉन मास m है, ऐसे मूव कर रहा है, और अब आप यहां पे लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग है, चार्ज, ये चार्ज है, पार्टिकल, सो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इन मोशन, ये मोशन में। सो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज है और एक्सेलरेटिंग है, इसमें एक्सेलरेशन है और मोशन कर रहा है। ये रदरफोर्ड से पूछा गया कि क्या आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग है, तो बोले हाँ एक्सेलरेटिंग है। चार्ज भी है, तो बोले हाँ चार्ज भी है। मोशन भी कर रहा है, यस चल रहा है सर्कुलर पाथ में। बस यही पॉइंट को मैक्सवेल पकड़ लिया। मैक्सवेल का एक थ्योरी है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद है एनसीईआरटी में, बट रदरफोर्ड फाइनल होने के बाद, अभी नहीं, इसके बाद। अब आप यहां पे फिगर बनाएंगे कि ये न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस हुआ, और अब आपका फिगर चेंज होने वाला है। अब आप ड्राइंग ऐसे करेंगे, ऐसे ड्राइंग करेंगे, हेलिकल पाथ थोड़ा बनाएंगे, ऐसे हेलिक्स टाइप का बनाएंगे, और लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे वहां पे। सो ये है इलेक्ट्रॉन, और मूव करते हुए ऐसे बना लीजिएगा, ऐसा, और यहां पे बार बार इमिट करते रहिए, एनर्जी इमिट करते रहिए। किस फॉर्म में इमिट होगा वो सब मैं डिस्कस करूंगा। यहां इमिट करते रहिए, यहां एनर्जी इमिट, एनर्जी का मतलब होता है एच म्यू, आप लिख लेंगे, मैं समझा दूंगा ये क्या है आपको, ये भी रोज का काम है, एच सी बाई लैम्डा, ऐसा। ये ड्रॉबैक था, यही मेजर ड्रॉबैक हुआ, ठीक है। आप अब नोट करेंगे, ये ड्रॉबैक खोजा था मैक्सवेल ने, ये मैक्सवेल ने खोजा था। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो अब आप ऐसे सब ड्राइंग करने के बाद, ये फिगर प्रेजेंट के बाद करने के बाद, अब आपको लिखना है एनसीईआरटी का लाइन अकॉर्डिंग टू the Maxwell theory of electromagnetic radiation. Theory of electromagnetic radiation. When electromagnetic radiation, when accelerating electron,
revolve in a circular path. It continuously emit energy. वो continuously emit energy, ये energy emit करता है, ये emit कर रहा है, बार बार energy emit करेगा. So according to the Maxwell theory of electromagnetic radiation, ये theory मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, रदरफोर्ड फाइनल होगा उसके बाद, एनसीईआरटी में भी इसके बाद है. So according to the Maxwell theory of electromagnetic radiation, when accelerating electron पे चार्ज है, ऐसे चार्ज जरूर दिखा दें, रिवॉल्व in a circular path, then it continuously emit, लगातार हर पाथ से emit करते रहेगा एनर्जी. emit energy. In form of electromagnetic radiation. वो एचम्यू जो था वो मैं लिख दूंगा उसके मतलब. सो ईएम मैंने लिख दिया. ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. So radius of circular path will decreases and finally electron collide with the nucleus. Radius अपने से लिख लीजिए अपना, radius of circular path of electron will decreases and it finally collide with nucleus. और लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में इन 10 पे पावर -8 सेकेंड. बहुत जल्दी, मतलब आप इस सेकेंड को टाइम को काउंट भी नहीं कर सकते, इतना छोटा टाइम में वो कोलाइड करके न्यूक्लियस पे हिट कर देगा. तो ये है एनसीईआरटी में डिफेक्ट. ये डिफेक्ट रहा मेजर डिफेक्ट. तो ड्राइंग कर करके एग्जाम में आप बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ है एक्सेलरेशन रहेगा, वो एक्सेलरेशन है नॉर्मल एक्सेलरेशन. फिर रदरफोर्ड से पूछा गया क्या आपका चार्ज बॉडी एक्सेलरेटिंग है, सो रदरफोर्ड बोले यस. मैक्सवेल बस उसको पकड़ लिए, मैक्सवेल बोले कि एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडी, अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडी है तो वो तो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जब एनर्जी इमिट करेगा तब तो रेडियस घटते 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 कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से. और रदरफोर्ड बोले कि ये क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, सोलर सिस्टम में क्यों नहीं लगा रहे हैं. रदरफोर्ड पूछे कि आप ऐसे क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, ये जो आपका, क्योंकि ये आप नोट कर लेंगे कि ये रदरफोर्ड तुरंत पूछे उनसे कि ये आप जो है अर्थ के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं. अर्थ जो है और वो सन, ये तो हजारों लाखों करोड़ों साल से ऐसे सन के अराउंड अर्थ ऐसे घूम रहा है. तो पूछा गया उनसे, बोले कि ये क्यों नहीं, आप यही कॉन्सेप्ट यहां क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये भी तो एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ये भी तो मूव कर रहा है विथ स्पीड v, ये भी तो रेडियस r है, यहां भी तो एक्सेलरेटिंग है, ये भी तो एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटिंग बॉडी है, ठीक है, और ये भी तो है मोशन में है, एक्सेलरेटिंग बॉडी इन मोशन. और पूछे कि यहां भी तो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, तो ये क्यों नहीं आप लगा दे रहे हैं कि v²/r, ये क्यों नहीं ऐसे घूमते घूमते इलिप्टिकल पाथ में नाउ करते करते और सन से क्यों नहीं टकरा जा रहा है, ये तो लाखों करोड़ों साल से स्टेबल है. तब मैक्सवेल बोले कि ये चार्ज बॉडी नहीं है, अर्थ जो है चार्ज बॉडी नहीं है. मैक्सवेल थ्योरी एप्लीकेबल फॉर चार्ज बॉडी, अगर इस पे चार्ज रहता तब ये भी काम कर देता.
तो मैक्सवेल बोले कि देखिए ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, सो नॉट इमिट रेडिएशन। चार्ज रहता ना तो इमिट करना शुरू कर देता, बट अर्थ न्यूट्रल है, अर्थ में चार्ज कहाँ है, ठीक है। सो तब उन्होंने बोला कि ये जो है न्यूट्रल बॉडी है, सो नॉट इमिट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उनसे बोला गया आप इससे कंपेयर मत करें, आपने भले ही मॉडल, ये मॉडल ले लिया है सन और प्लैनेट सिस्टम का, आपने मॉडल यूज किया है, बट इस जैसा नहीं है, वो चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी दिखाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर लेंगे कि ये है एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, उसको आप फिगर से बनाएं, फिगर से दिखा दिखा के आप करें, बात करें। और अगर ऐसा रहेगा, उन्होंने बोला कि देखिए ये तो आपका सन और अर्थ के बारे में हुआ, बट अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली चार्ज बॉडी है, निगेटिव है ना, तो चार्ज बॉडी में ही ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। ये चार्ज बॉडी लगातार एनर्जी इमिट करते हुए टकरा जाएगा ऐसा। और ये लगातार एनर्जी इमिट करेगा। ये एनर्जी मैं लिख दे रहा हूं, वो एच म्यू या एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। वो क्या है मैं समझा दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, ये रोज का काम है, रोज ही आएगा। तो आप नोट कर लेंगे कि यहां पे आप बात करेंगे कि ये एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडी है। इन दोनों में यही फर्क है कि वो एक्सेलरेटिंग न्यूट्रल बॉडी है, यहां एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडी है। ये आपको डिस्कस करना है, ऐसे बनाना है। सो ये है डिफेक्ट, इनका मेजर डिफेक्ट है। और ये ई क्या है वो मैं साइड में लिख रहा हूं, ई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप नोट कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट लिया था भले ही उस प्लैनेटरी सिस्टम का फोर्स बैलेंसिंग के लिए, बट ये डिफेक्ट निकल आया। सो आप लिखेंगे यहां पे ये जो ई इमिट हो रहा है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ई जो आप देख रहे हैं वहां पे जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो एनर्जी होता है एच म्यू, या आप लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। मैं टर्म बता देता हूं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जो आपके कॉपी में कम से कम तो 500 बार लिखेंगे आप, 500 टाइम अपने कॉपी में। एच फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम, साइंटिस्ट थे तो उन्हीं के नाम पे ये प्लैंक्स बना, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का वैल्यू आपको यूज करना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी, लैम्डा द वेवलेंथ, सी द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होगी। ये है डिफेक्ट, मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। ड्रॉबैक जो था, मेजर ड्रॉबैक यही है। और भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को नहीं बताया, कहाँ रखना है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है वो नहीं बताया, वो सब कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो
रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फाइनल, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने अपना एटम का एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को लास्ट में डिफेक्ट जो आया वो डिफेक्ट हम लोग को डिस्कस करना था, ये फाइनल। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ये सारे डिफेक्ट को रिमूव किए निल्स बोर। बोर का एटॉमिक मॉडल साइंस का सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है, बट अभी नहीं, अभी बोर्स मॉडल जाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको बीच रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि निल्स बोर जो थे इन्हीं के असिस्टेंट थे, रदरफोर्ड के ही असिस्टेंट हुआ करते थे, साथ साथ एक्सपेरिमेंट इन्हीं के साथ में हेल्पर थे। वो सारा एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते थे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन निकला, कैसे एटॉमिक मॉडल बना, और जब प्रेजेंटेशन हुआ तो मैक्सवेल ने डिफेक्ट खोज दिया। तो निल्स बोर जो थे इन्हीं के साथ, रदरफोर्ड के साथ असिस्ट किया करते थे। निल्स बोर जब देखे कि मैक्सवेल ने एक डिफेक्ट खोज दिया और वो चार्ज बॉडी, एक्सेलरेटिंग बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो सबसे पहले निल्स बोर स्टडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, मैक्सवेल का थ्योरी क्या है, उसको उन्होंने स्टडी किया। पूरा स्टडी कर करके और एक अपना खुद का एक नया मॉडल प्रेजेंट किया, और उस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज किया उन्होंने। वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बनाया, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताया कहाँ रहेगा। तो जो जो डिफेक्ट है इनका रदरफोर्ड का, वो निल्स बोर्स उसको कंप्लीट किए, उसको और अच्छा मॉडल बना के प्रेजेंट किए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां तक जाने में भी बहुत टाइम है, अभी रेडिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो डिफेक्ट फाइनल, एनसीईआरटी कंप्लीट आपका, ठीक है। बीच में एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार लिखा हुआ, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। सो नोट डाउन करते रहना आप।